सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, हिसार, जयपुर या नई दिल्ली। अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। जो नए आए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दें एक बार। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो बताना है आपको कहां पर है, ए बी सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहां पर है, वो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी भदावरी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी सूरती। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, मुर्रा, भदावरी, नीली रावी या सूरती। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सवाल पढ़िए, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल पूछी है आपको। जिसने बी ऑप्शन दिया है भदावरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है वो कौन सी है, वो भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल भदावरी। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन ए वसीय उत्तक, ऑप्शन बी प्रोटीन उत्तक, ऑप्शन सी लवणीय उत्तक और ऑप्शन डी कार्बोज। ऑप्शन डी कार्बोज। बताइए जल्दी से, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। वसीय उत्तक, प्रोटीन उत्तक, लवणीय उत्तक या कार्बोज। 4 सेकंड का समय है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है वसीय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जवाब क्या हो जाएगा, वसीय उत्तक। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है, वसीय उत्तक पाया जाता है। और उस वसीय उत्तक के कारण ही जो ऊंट होता है अधिक दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि वो जो वसीय उत्तक होता है वो उसकी कुबड़ में होता है। कुबड़ जानते हो आप, जो ऊंट होता है उसकी पीठ पर एक बड़ा सा एक वो होता है, पहाड़ी नुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, वो ऊंट का कुबड़ कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्फ। क्या कहते हैं, हम्फ कहते हैं। और ये जो कुबड़ होता है इसमें वसीय उत्तक होते हैं जो ऊंट को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक भूखा और प्यासा रखने में मदद करते हैं। तो समझ गए होंगे, ऊंट का जो वसीय उत्तक होता है वो कुबड़ में होता है। अगला सवाल है हमारा, गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल पूछी है यहाँ पर। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल बताना है आपको, कौन सी विदेशी नस्ल, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर या रेड डेन। बताइए जल्दी से, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस या रेड डेन। ए बी सी या डी, 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। जिसने जवाब दिया है ब्राउन स्विस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, वो नस्ल है ब्राउन स्विस। कौन सी नस्ल है, ब्राउन स्विस नस्ल है, वो विदेशी नस्ल है और यह नस्ल सबसे अधिक गर्मी को सहन कर सकती है। जबकि जो जर्सी और दूसरी किस्में हैं, नस्लें हैं, वो गर्मी सहन नहीं कर सकती हैं। पंजाब में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं और गंगानगर और ये जो गंगानगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया होता है। भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया हुआ मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और वो अपने पशुओं को बिल्कुल ठाट बाट से सही तरीके से रखते हैं, क्योंकि उनसे दूध उत्पादन अधिक होता है और वो उत्पादन अधिक देती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गाय और भैंसों को सही सिस्टम से सही तरीके से रखते हैं। तो गाय भैंस, जो भारत एक ऐसा देश है जो गाय भैंस के लिए भी कूलर लगाता है। तो उम्मीद है
आपको समझ में आ गया होगा, प्राउड होना चाहिए आपको कि भारत एक रंगीला देश है। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछी है यहाँ पर। भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल, ये सवाल मेरे को लगता है रिपीटेड हो गया। एक सेकंड रुकिए। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल बता दिया था मैंने, भदावरी थी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है। इस सवाल में सवाल ये रहा, ये नहीं है। हाँ, ये सवाल है, ये भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछा था। ये इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, भदावरी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल पूछा है यहाँ पर। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी भदावरी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। भैंस की सबसे भारी नस्ल बतानी है आपको, ए बी सी या डी। जिसने जाफराबादी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है वो कौन सी होती है? भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है जाफराबादी। कौन सी होती है? जाफराबादी नस्ल सबसे भारी होती है। और ये भैंस की जो भारी नस्ल है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये देखो जाफराबादी, जाफराबादी, ये शब्द कितना बड़ा है। और इसके अलावा जो भी भैंस की नस्लें हैं ना, उन सब का शब्द जो है वो छोटा है। तो जो थारपारकर है वो गाय की नस्ल है, तो उसका आप समझ सकते हो कि सर थारपारकर नाम भी तो बड़ा है, तो वो थारपारकर तो गाय की नस्ल है और ये जाफराबादी भैंस की नस्ल है। तो भैंस की नस्लों में जो सबसे ज़्यादा लंबा नाम मिलेगा वो इसी जाफराबादी का ही मिलेगा। और लंबा यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि भारी। तो इससे समझ लेना आप कि लंबा है, बड़ा नाम है, और लंबा बड़ा नाम है तो वो भारी नाम होगा। भारी नाम होगा तो भारी नस्ल समझ जाना, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी? जाफराबादी होगी। अगला सवाल है हमारा, देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अभी तत्काल में लाइव जुड़े हैं वो शाम को बायोलॉजी की 8:30 बजे क्लास होगी। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाइए, लिंक पर ओके करना। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद या अभी भी कर सकते हो, उस पर ओके करना। और जैसे ही आप क्लास पर जाओगे वहाँ पर सेट रिमाइंडर का ऑप्शन होगा, तो सेट रिमाइंडर या अलार्म का ऑप्शन होगा। वैसे सेट रिमाइंडर लिखा हुआ आता है, उसको अलार्म बोल सकते हैं। तो उस पर ओके करोगे तो आपके अलार्म सेट हो जाएगा। जैसे ही हम लाइव आएंगे, हमारी क्लास हम चालू करेंगे, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती रहती है। लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, थ्योरी भी चलेगी। और महासंग्राम होगा, रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे, तो उस दिन आपको पधारना है। सवाल है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल बताना है आपको, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और भदावरी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी। जिसने ए ऑप्शन दिया है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है वो कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है। अगर मुर्रा नस्ल का अगर आपसे कलर पूछ लिया जाए या रंग पूछ लिया जाए कैसा होता है, तो मुर्रा नस्ल का जो कलर होता है वो बहुत गाढ़ा काला होता है। कौन सा होता है? बहुत गाढ़ा काला होता है और बहुत काले कलर की होती है ये। और अगर आपसे भदावरी का पूछ लिया जाए तो भदावरी का कौन सा होगा? भदावरी का होगा तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए। तो तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए तो भदावरी का हो जाएगा। और मुर्रा का क्या होगा? मुर्रा का होगा काला कलर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा काला कलर। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल बतानी है आपको, जर्सी, रेड डेन, नीली या होल्स्टीन फ्रीजियन। जर्सी, रेड डेन, नीली रावी या होल्स्टीन फ्रीजियन। बताइए जल्दी से, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। जिसने जर्सी जवाब दिया है आपका जवाब गलत है, और जिसने होल्स्टीन फ्रीजियन जवाब दिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HF, तो HF डीलक्स नहीं, होल्स्टीन फ्रीजियन HF। हाँ, तो ये क्या है? विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन बोलते हैं इसको। इसके दूध में वसा की मात्रा जो होती है वो लगभग 4 से 4.5% होती है।
और सबसे अधिक विदेशी नस्लों में जो वसा पाई जाती है वो जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, लगभग 6%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 6% पाई जाती है। तो जो जर्सी गाय का जो दूध होता है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी? लगभग 6%। और होल्स्टीन फ्रीजियन में लगभग 4.5%। और दूध सबसे ज़्यादा होल्स्टीन फ्रीजियन देगी, जबकि वसा सबसे ज़्यादा जर्सी के दूध में होगी। तो ये सवाल था हमारा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको। जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको। कौन सा है? जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस या डेनमार्क। फिर मैं आपको बताऊंगा डेनमार्क के बारे में कुछ जानकारी, दिलचस्प जानकारी। जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताइए। जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जिसने जवाब दिया है जर्सी द्वीप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। क्या माना जाता है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इटली, फ्रांस, डेनमार्क नहीं है। अब डेनमार्क से याद आया कि जो डेनमार्क है, राजस्थान का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनमार्क किसे कहा जाता है, राजस्थान का डेनमार्क किसे बोला जाता है, क्योंकि ये सवाल राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं जेट में पीछे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं, तो राजस्थान का डेनमार्क हम किसे कहते हैं? राजस्थान का डेनमार्क बोला जाता है बीकानेर को। किसको बोला जाता है? बीकानेर को बोला जाता है राजस्थान का डेनमार्क। ऐसे याद रख लेना, डेनमार्क में भी क्या आ रहा है और बीकानेर में भी क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से डेनमार्क भी 4 शब्द है, बीकानेर भी 4 शब्द है। इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ा करिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अगला सवाल है हमारा, सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल बतानी है आपको। सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। सवारी के लिए कौन से ऊंट उपयुक्त होते हैं? सवारी के लिए कौन से ऊंट उपयुक्त होते हैं? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट बीकानेरी, बिल्कुल सही जवाब है। बीकानेरी 2 चीज़ें फेमस है। देखो, एक तो बीकानेरी भुजिया फेमस है और दूसरा बीकानेरी ऊंट भी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो ऊंट होते हैं ये सवारी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और इनकी जो नस्ल मानी जाती है वो भी उपयुक्त मानी जाती है। तो बीकानेरी ऊंट समझ गए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सब सुनना, फिर उसके बाद में जवाब देना। क्वेश्चन ये है, पशुओं का वह समूह जो रंग, रूप, आकृति, शरीर, आकार, लक्षण। वापस से देखो, रंग, रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो। वो सब गुणों में समान होता है। पशुओं का समूह है कोई, वो समूह क्या है? रंग में भी समान है, शारीरिक आकृति में भी समान है, लक्षण भी उसके सेम है और उसकी उपयोगिता वो भी सेम है। तो लगभग सारे गुण उसके समान हो तो वो क्या कहलाएगा? समूह, नस्ल, किस्म या कोई नहीं। ए, बी, सी और डी। समूह कहलाएगा, नस्ल कहलाएगा, किस्म कहलाएगा या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या कहलाएगा? जिसने ए जवाब दिया है समूह, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। समूह नहीं कहलाएगा और वो कहलाएगा नस्ल। बी वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो पशुओं का जो समूह है उनकी रंग रूप क्या है? रंग सबका समान है, सपोज दैट सबका रंग है वो तांबे जैसा लाल है। शारीरिक आकृति भी सबकी समान है। शारीरिक आकृति भी कैसी है? सबकी शारीरिक आकृति भी लगभग समान है। आकार भी उनका सेम है। उनका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। बदावरी जो नस्ल होती है उसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, क्योंकि हम बदावरी नस्ल की ही अभी बात कर रहे हैं। और उपयोगिता भी लगभग समान है। सब जो दूध दे रही है उसके सभी गायों भैंसों के दूध में क्या है? 13% वसा पाई जा रही है। तो समझ गए आप। देखो, रंग रूप की बात हुई, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदावरी नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। रंग की बात करें तो बदावरी का रंग कैसा होता है? लालिमा लिए हुए होता है, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए होता है।
फिर आपसे पूछ ले आकृति शारीरिक, तो शरीर की आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। आगे से जैसे ये अभी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर में देखिए इसका जो मेन आगे वाला पॉइंट है वो तीखा है और पीछे से चौड़ा है, तो इसी प्रकार की वो नस्ल होती है। सेम ऐसी नहीं होती है लेकिन उसकी शरीर की रचना इससे मिलती जुलती होती है, तो ये उसका लक्षण हो गया। फिर अब उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या हो जाएगी उसकी, जो उसका दूध उत्पादन है और उसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो उसका उपयोगिता हो जाएगी। तो ये सब कुछ समान होता है, तो सब कुछ समान होता है तो वो कहलाता है नस्ल। क्या कहलाता है, नस्ल या ब्रीड। उसको इंग्लिश में हम ब्रीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं। तो पशुओं का वह समूह जो रंग रूप आकृति शारीरिक आकार लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो वह क्या कहलाएगा, वह नस्ल कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित, इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल है। इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल बतानी है आपको। कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस, जरसिंध या कोई नहीं। इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म बताइए, कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज, जरसिंध या कोई नहीं। ए, बी, सी या डी बताइए जल्दी से। कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज, जरसिंध या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है सी वाला जरसिंध बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म है या गाय की नस्ल है वो कौन सी है, जरसिंध है। वो कौन सी नस्ल है, जरसिंध नस्ल है। और इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की जो जरसिंध नस्ल है उसको जर्सी गाय और सिंधी गाय, कौन सी, जर्सी और सिंधी दोनों नस्लों के संकरण से विकसित करके कराया गया है। और मैं ये जो नस्लों के जो क्रॉस हैं, संकरण है, उनके लिए अलग से एक वीडियो मुझे एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी जिसमें हम क्रॉस करेंगे। जैसे ये अभी यहाँ पर दे रखा है कर्ण फ्रीज, जरसिंध, इनका सबका क्या करेंगे, इनका सबकी मैं ट्रिक बनाऊंगा, फिर क्लास अटेंड करेंगे अपन। तो ट्रिक्स हैं मेरे पास, तो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। उससे क्या होगा कि जो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन हैं ये लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्रॉस वाले में एक स्पेशल से अलग से क्लास बनाऊंगा, उस क्लास में आपको सिर्फ ये क्रॉस ही बताऊंगा, चाहे क्लास छोटी हो लेकिन ये क्रॉस बताऊंगा मैं आपको। तो अभी इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी जरसिंध। कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी जरसिंध हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बार बार सवाल पूछा जाता है, इससे बताना है आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा या हिसार हरियाणा या आनंद गुजरात या जयपुर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, वो भी बताऊंगा कंफ्यूज कैसे होते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। करनाल, हिसार, आनंद या जयपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात या जयपुर। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला करनाल बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अब देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर सवाल है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब वहाँ पर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NDDB, क्या बोलते हैं, NDDB बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये पूछा जाता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि करनाल के बारे में पूछ रहा है, तो जबकि ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये तो आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर ये पूछ लिया जाए NDRI तो वो है करनाल हरियाणा में। तो NDRI तो करनाल हरियाणा में है। और जो अगर आपसे NDDB पूछा जाता है तो NDDB कहाँ पर है, NDDB आनंद गुजरात में है। आनंद जिला है एक गुजरात का, और इस आनंद को हम मिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है आनंद को। तो आनंद कहाँ है, गुजरात में है। वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है। अगला सवाल है हमारा, राठी नस्ल का मूल स्थान है, बताना है आपको। जो राठी नस्ल है उसका मूल स्थान बताना है, मूल उत्पत्ति स्थान। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो राठी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान बताइए। जिसने ऑप्शन ए दिया है गलत है, जिसने बी दिया है गलत है, जिसने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राठी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान होता है वो कौन सा होता है? बीकानेर और श्रीगंगानगर। बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र में राठी नस्ल पाई जाती है। अब राठी नस्ल किसकी है? देखो कल मैंने ट्रिक बताई थी आपको क्लास में, सीसागिरा देवरूठा। सीसागिरा देवरूठा ये किसकी नस्ल है? दुधारू देसी गाय की दुधारू नस्ल की ट्रिक है, जिसमें सी से क्या हो जाएगा? सिंधी, सा से हो जाएगा साहिवाल, गी से हो जाएगा गिर, और देव से हो जाएगा देवनी, और पीछे था रूठा, रूठा से हो जाएगा राठी। तो सीसागिरा देवरूठा ये क्या है? ये नस्ल है राठी नस्ल। किसकी नस्ल है? राठी नस्ल है। और ये क्या हो जाएगा? इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो मूल उत्पत्ति स्थान बीकानेर श्रीगंगानगर हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे। देखो अब जो दुधारू नस्ल थी वो तो मैंने बता दिया आपको, सीसागिरा देवरूठा। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दूं मैं कि कल मैंने नस्लों वाली की एक लाइव क्लास ली थी सुबह, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ये क्लास अगर 7वें नंबर की या 8वें नंबर की लाइव क्लास होगी तो वो 7वें नंबर की होगी, और ये 9वें नंबर की है तो वो 8वें नंबर की होगी। यानी कि जो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, तो पूरी क्लास आप अटेंड करिएगा, वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है, जैसे मैंने बताया जो देसी गाय की दूध वाली किस्में हैं, नस्लें हैं, उसकी ट्रिक थी सीसागिरा देवरूठा। तो ये उसकी दुधारू नस्ल थी। अगर आपसे द्विप्रयोजनी पूछ लिया जाए तो द्विप्रयोजनी को मैंने होल्ड पर रखा था, फिर मैंने बताया था भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्ल में क्या होगा कि होली में नागौरी अमृत महल में खेली, ये बताया था मैंने। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो डिटेल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। अगला सवाल है हमारा, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी पाकिस्तान, और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या होगा बताइए जल्दी से। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान या बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान या बाड़मेर। जिसने जवाब दिया है बीकानेरी नस्ल का, बीकानेर बिल्कुल सही जवाब है। जो ऊंट की बीकानेरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा बीकानेर। अगर पाकिस्तान क्या है, अब पाकिस्तान ऑप्शन में इसलिए दिया है मैंने क्योंकि पाकिस्तान की बीकानेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान देश से लगती है। और इसी के साथ में एक चीज़ और है, जो हमारी थारपारकर नस्ल है, थारपारकर जो हमारी नस्ल है, किसकी नस्ल है? थारपारकर द्विप्रयोजनी नस्ल है, उसकी भी नस्ल बताई थी मैंने। अथक के हरी के निम्बाड़ी बताया था मैंने, अथक में हरी के निम्बाड़ी, जिसमें सारी द्विप्रयोजनी नस्लें आ गई थी। द्विप्रयोजनी, द्विकाजी, या दोहरे काम उद्देश्य वाली या दोहरे उद्देश्य वाली, जो दूध भी देती है और खेत का काम भी कर लेती है। तो उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है थारपारकर नस्ल का? वो है मोंटमोगरी जिला, पाकिस्तान। मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान का, मोंटमोगरी जिला, और देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के सर्रा रोग का अन्य नाम है। अगर ऊंट में से आपसे रोग में से कोई सवाल पूछेगा, रोग में से अगर कोई सवाल पूछेगा ऊंट में से, तो ये सवाल पूछेगा वो, और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को वो बार बार पूछता है। तो ऊंट में सर्रा रोग, क्योंकि ऊंट में लगभग 2 या 3 रोग होते हैं, जिसमें से जो सबसे हानिकारक रोग है या भयंकर रोग है वो ये सर्रा रोग ही है। तो बताना है आपको ऊंट जो सर्रा रोग है उसका अन्य नाम क्या है? सड़ा, तीवर्षा, गलत्या या सभी। तो ऊंट का कौन सा हो जाएगा रोग बताइए जल्दी से। ऊंट का जो रोग है सर्रा रोग, उसका अन्य नाम बताना है आपको, कौन सा होगा? सड़ा, तीवर्षा, गलत्या या सभी। ए, बी, सी या डी। जिसने सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सड़ा रोग है उसको हम सड़ा रोग भी कहते हैं, तीवर्षा भी कहते हैं और गलत्या भी कहते हैं। अब तीवर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार
ऊँट के अंदर अगर इस रोग का प्रकोप या संक्रमण हो जाता है तो लगभग ये 3 साल तक रहता है। कितने साल तक रहता है? लगभग ये 3 साल तक रहता है या 3 वर्ष तक रहता है। इसलिए इस रोग को हम तिवर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो ऊँट का जो सड़ा रोग है, सड़ा तिवर्षा गलतिया नाम से भी जाना जाता है। और ये तिवर्षा क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये ऊँट में प्रकोप होने के या संक्रमण होने के लगभग 3 साल तक इस रोग का असर रहता है, प्रकोप रहता है, इसलिए इसको हम तिवर्षा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, रेगिस्तान में ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? बताइए जल्दी से, रेगिस्तान में ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? ऑप्शन ए 100 लीटर, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 150 लीटर और ऑप्शन डी 200 लीटर। बताइए जल्दी से, रेगिस्तान में ऊँट एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है? रेगिस्तान में ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? ऑप्शन ए 100 लीटर, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 160 और ऑप्शन डी 200 लीटर। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंसर पूरा लिखते हैं। पूरा मत लिखिए, आप ऑप्शन लिखिए, सिर्फ ए बी सी या डी, बस इतना लिख दीजिए, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सब स्टूडेंट्स की अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है और धीरे धीरे आपकी तैयारी में निखार आ रहा है। तैयारी की महक कमेंट बॉक्स में साफ दिखाई दे रही है कि आपका जो भविष्य है, जो सिलेक्शन वाला, वो निराला दिखाई दे रहा है मुझे। सबका स्टूडेंट का जो भी अभी जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन होगा, उम्मीद करता हूँ। BHU, ICR, जेट, MPPAT, जो भी आपका लक्ष्य है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका BHU का है और जेट का भी है, सबका सिलेक्शन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान में, रेगिस्तान में ऊँट एक बार में कितना पानी पीता है? 135 लीटर। कितना पानी पीता है? 135 लीटर। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एक बार में 135 लीटर पानी पी लेता है। 135 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। अब 135 लीटर को आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारे घरों में ऊपर छत पर एक टंकी लगाते हैं, आप सब जानते हो, टंकी लगाई जाती है। उस टंकी में हम पानी भरते हैं, ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की या वाइट कलर की टंकी लगाई जाती है। वो लगभग 100 लीटर की होती है। कितने लीटर की होती है? 100 लीटर की होती है। और जो ऊँट होता है वो एक बार में 135 लीटर तक पानी पी लेता है। कितना? 135 लीटर तक। तो अब आप समझ सकते हो कि ऊँट जो कितना ताकतवर होता है और कितना पानी पी सकता है। एक बार में 135 लीटर पानी पी लिया, सप्ते भर की कोई टेंशन नहीं है, सप्ते भर तक पानी नहीं पीना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार का ऊँट होता है। अगर हमारी बात की जाए तो एक बार में हम कितना पानी पीते हैं? आधी गिलास, आधा कप। कोई मम्मी कभी बोल दे बेटा पानी नहीं पीता, पानी पिया कर, तो 1 गिलास पी लेते हैं, बस इतना ही पानी पीते हैं अपन। तो कम से कम एक आदमी को अपने शरीर भार का 10वां हिस्सा क्या पीना चाहिए? 10वां हिस्सा पानी पीना चाहिए। अगर 100 किलोग्राम का शरीर है आपका तो आपको 10 लीटर पानी पीना है, और 60 किलोग्राम का शरीर भार है आपका तो 6 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, ये आयुर्वेद में लिखी हुई बात है और अभी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहते हैं। तो ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। अगला सवाल है हमारा, ऊँटों में खुजली या पाव भी बोलते हैं खुजली को, किसके द्वारा होता है? ऊँटों में खुजली या पाव किससे होता है? बताइए जल्दी से, ऊँटों में खुजली या पाव किससे होता है? ऑप्शन ए बरूथी, ऑप्शन बी माइट, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ऊँटों में खुजली या पाव? ऊँटों में खुजली या पाव किससे होती है? जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बरूथी होती है। बरूथी को इंग्लिश में माइट बोलते हैं और उससे क्या होती है? ऊँटों में खुजली या पाव बीमारी हो जाती है। अब मैंने माइट यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पर जो जेट में पिछली बार ऑप्शन सवाल पूछा गया था वो इसी तरीके से सेम ये का ये ढंग था उसका। उसमें पहले दे दिया बरूथी, फिर बरूथी को इंग्लिश में कहते हैं माइट, तो उसने माइट इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिख दिया, फिर उपयुक्त दोनों, और दोनों में से कोई नहीं, इस प्रकार का सवाल दे दिया। तो स्टूडेंट्स तो बरूथी पढ़ा हुआ होता है उन्होंने, फिर वो कहते हैं यार माइट क्या चीज़ होती है, हम तो जानते ही नहीं, फिर उपयुक्त दोनों तो होंगे नहीं और कोई नहीं भी नहीं होगा तो वो बरूथी करते हैं।
तो ऐसे सवाल गलत हो जाता है, इसलिए आपको अल्टरनेट जो आंसर होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो बरूथी बता देता हूँ आपको, इस प्रकार की होती है बरूथी। ये आपको फोटो में बड़ी लग रही है लेकिन ये छोटी होती है। इसका लगभग जो साइज़ होता है वो आप ये समझ सकते हैं चींटी जैसी होती है, थोड़ी सी चींटी से बड़ी होती है। और ये इसका बरूथी का एक टाइप है, एक टाइप और है, ये इस प्रकार की होती है बरूथी या माइट, ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ पर होती है? ये अधिकतर जो पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी या ऊँट, उनके जो पिछवाड़े पर जो ज़्यादा लंबे घने बाल होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है बरूथी या माइट। अगला सवाल है हमारा, प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को कहते हैं। प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बक, ऑप्शन सी टीजर बुल और ऑप्शन डी मस्त। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या जवाब होगा इसका? प्रजनन में काम आने वाला ऊँट क्या कहलाएगा? माही, बक, टीजर बुल या मस्त? ABCD ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ए जवाब दिया है माही, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो प्रजनन में जो ऊँट काम आता है वो क्या होता है? प्रजनन में जो ऊँट काम आता है उसको हम माही ऊँट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माही ऊँट बोला जाता है। और किसी का नाम यहाँ पर माही तो नहीं है, वरना वो सोचेगा कि सर मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो किसी लड़के या लड़की का नाम अगर माही हो तो माफ़ी चाहते हैं, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, ये हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो प्रजनन में काम में आने वाला ऊँट क्या होगा? प्रजनन में काम में आने वाला ऊँट होगा माही। अगला सवाल है हमारा, दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। सुपरवाइजर 2012, ध्यान से सुनिएगा। सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2012, उस समय इस सवाल की इन्वेंशन हुई, खोज हुई या आविष्कार हुआ। उस समय ये सवाल पहली बार अस्तित्व में आया और उस समय इस सवाल को एग्रीकल्चर सेगमेंट में पूछा था कि दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। सेम एज इट इज छापा है मैंने वहाँ से। दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन ए कैमेलस बैक्ट्रिनस, ऑप्शन बी कैमेलस स्पीशीज, ऑप्शन सी कैमेलस कैमल और ऑप्शन डी कोई नहीं। दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन ए कैमेलस बैक्ट्रिनस, ऑप्शन बी कैमेलस स्पीशीज, ऑप्शन सी कैमेलस कैमल और ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। फिर बताऊंगा आपको दो कुबड़ क्या होती हैं। तो जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं वो होते हैं कैमेलस बैक्ट्रिनस। कौन से होते हैं? कैमेलस बैक्ट्रिनस होते हैं। और ये जो दो कुबड़ का जो राज है वो राज ऐसे हैं कि जो ऊँट होता है उसमें एक तो पाई जाती है बड़ी सी कुबड़ जो उसकी वास्तविक कुबड़ होती है। उसी कुबड़ के पास में एक छोटी सी थोड़ी सी अवास्तविक बोल सकते हैं उसको, या उसी प्रकार की एक कुबड़ पाई जाती है, वो उसको बोलता है, उसको हम बोलते हैं दूसरी कुबड़। तो जो बड़ी कुबड़ होती है वो तो उसकी वास्तविक कुबड़ होती है और उसके अलावा एक छोटी कुबड़ और होती है। तो अब आप समझ गए कि छोटी कुबड़ और बड़ी कुबड़ क्या होती है। दो कुबड़ होती है उसमें और कुबड़ को हम हम्फ बोलते हैं। तो दो कुबड़ वाला ऊँट क्या होगा? कैमेलस बैक्ट्रिनस। और कैमेलस कैमल क्या होगा? एक कुबड़ वाला ऊँट कहलाएगा। कैमेलस कैमल एक कुबड़ वाला ऊँट कहलाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था। और अब देखो जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं उनके बारे में और जानकारी दे देता हूँ आपको। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है, दो कुबड़ वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दो कुबड़ वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी लेह या लद्दाख में और ऑप्शन डी राजस्थान में। बताइए जल्दी से, जो दो कुबड़ वाले ऊँट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में या राजस्थान में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या राजस्थान? जिसने जवाब दिया है लद्दाख, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर क्या है? लद्दाख है। और लद्दाख में क्या पाए जाते हैं? दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। और इन दो कुबड़ वाले ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नाम है या जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस बैक्ट्रिनस। क्या है? कैमेलस बैक्ट्रिनस। तो ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो दो बार याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये।
अगला सवाल है, लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए? लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। बताइए जल्दी से, लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? लगभग 10 घंटे के अंतराल में कितनी बार आहार देना चाहिए? 1, 2, 3 या 4? जल्दी से बताइए कितनी बार देना चाहिए। ABCD ऑप्शन है आपके सामने, ABCD ऑप्शन है आपके सामने। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो 10 घंटे में पशु को हम 10 घंटे के अंतराल में पशु को देते हैं 2 बार आहार। कितनी बार देते हैं? 2 बार आहार दिया जाता है। पशु को 2 बार आहार देना चाहिए 10 घंटे के अंतराल में। यानी कि अगर आपने आहार दे दिया है सुबह लगभग 10 बजे, तो उसके फिर 10 घंटे बाद में दूसरा आहार देंगे या 10 घंटे के अंदर ही 2 बार आहार दे देंगे। तो ये इस प्रकार के ये सवाल क्या होते हैं? ये टेक्निकल सवाल होते हैं। ये टेक्निकल सवाल होते हैं और जो एनिमल साइंस है हमारी, उसमें इसी प्रकार के टेक्निकल सवाल बनते हैं। अब ये तो आपसे कह नहीं सकता कि एक पशु है वो इतने लीटर दूध दे रहा है तो 1 महीने में कितना देगा, तो ऐसा सवाल तो आएगा नहीं। तो वो फिर वो इस प्रकार के सवाल पूछता है आपसे, और ये टेक्निकल सवाल नहीं, ये आते ही आते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, चलो इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। 27 मई 2020 को इसी चैनल पर शाम को 8:30 बजे रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। तो अगर आप उस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आज नहीं, आज शाम तक उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो महासंग्राम होगा, रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा, और उस महासंग्राम में देखते हैं कौन कौन से धुरंधर आते हैं, क्या होता है। लाइव क्लास होगी महासंग्राम की, उसमें आपको आना है लाइव। 27 तारीख के दिन शाम को सही 8:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। टाइम डिले नहीं होगा, टाइम वो ही रहेगा 27 तारीख शाम को सही 8:30 बजे। अगर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो अगला हमारा सवाल था, पशु को खाली पेट फलीदार हरा चारा खिलाने से होता है। पशु को खाली पेट, जब पशु खाली पेट रहता है या सुबह जब उठता है तो वो खाली पेट रहता है लगभग उसका, तो उस समय उसको हरा या फलीदार चारा, जो हरा फलीदार चारा होता है, समझ गए ना आप हरा फलीदार चारा कौन सा, जो जितनी भी फली वाली फसलें होती है, मूंग मोट, उसके बाद में चमला हो गया, उसके बाद में चना हो गया, ये क्या होता है? ये हरा चारा होता है फलीदार। तो ये चारा खिलाने से क्या बीमारी हो जाती है पशु को? ऑप्शन ए पक्षघात हो जाता है, ऑप्शन बी आफरा आ जाता है, ऑप्शन सी हृदयघात हो जाता है और ऑप्शन डी गलघोटू बीमारी हो जाती है। बताना है आपको। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। पशु को खाली पेट फलीदार हरा चारा खिलाने पर क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन ए पक्षघात, ऑप्शन बी आफरा, ऑप्शन सी हृदयघात और ऑप्शन डी गलघोटू। ए, बी, सी या डी, 4 ऑप्शन लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप 4 ऑप्शन लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला आफरा बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पशु को खाली पेट फलीदार जो चारा खिलाया जाता है, वो कौन सा चारा खिलाया जाता है? हरा चारा जब खिलाया जाता है तो उस समय उसमें आफरे की समस्या आ जाती है। अब आफरा क्या होता है? देखो, आफरा में ये होता है कि पशु जब ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खा लेता है फलीदार वाला, तो उसका जो पेट होता है एब्डोमिनल, जिसको उदर भी बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है? गैस बन जाती है। कौन सी क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। और उस गैस के बनने के कारण पशु का जो पेट होता है वो फूल जाता है। तो उस फूले हुए पेट को सही करने के लिए भी एक यंत्र आता है, उसका भी नाम बताऊंगा मैं। तो अभी इसका जो सवाल का जो जवाब था वो क्या था? पशु को खाली पेट हरा चारा अगर खिलाएंगे हम तो क्या बीमारी हो जाएगी? आफरा आ जाएगा। अगर हम भी ज़्यादा खा लेते हैं खाना तो हमारे भी कभी कभी आफरा आ जाता है। अगला सवाल है, बिनोले में टॉक्सिन होता है। देखो, उस सवाल शायद वो प्रिंट नहीं हुआ वो सवाल,
तो मैं बता देता हूँ, जो आफरा की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है ट्रोकार कैन्यूला। सुपरवाइजर में आया हुआ सवाल है ट्रोकार कैन्यूला। तो पशु को खाली पेट जब खाली पेट हरा चारा ज़्यादा खा लेता है तो आफरा आ जाता है, और आफरा को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रोकार कैन्यूला एक यंत्र होता है। सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सुई होती है, बड़ी सी पतली सी सुई होती है। उस सुई को हम क्या कर देते हैं, उस सुई को हम उसके पेट में घुसा देते हैं, उस पशु के पेट में घुसा देते हैं, और उसको पेट में घुसाने से क्या होता है, वो जो वहाँ की जो गैस होती है वो गैस निकल जाती है। तो ट्रोकार कैन्यूला एक सिंपल सी एक सुईनुमा संरचना होती है, उससे आफरा में उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, बिनोले में टॉक्सिन होता है। बिनोले में टॉक्सिन होता है। बिनोला किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में कपासिया भी बोलते हो शायद, हाँ कपासिया भी उसको बोला जाता है। तो बिनोले में टॉक्सिन की मात्रा, जो टॉक्सिन होता है वो क्या होता है बताना है आपको। बिनोले में जो टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम, बिनोले में टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी गोसीपाल, ऑप्शन सी अल्फा टॉक्सिन, और ऑप्शन डी लेट्रोकिन। बताइए जल्दी से, बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है, नाइट्रेट, गोसीपाल, अल्फा टॉक्सिन या लेट्रोकिन। जिसने सी जवाब दिया है अल्फा टॉक्सिन गलत है, और जिसने बी जवाब दिया है गोसीपोल आपका जवाब सही है। तो बिनोले में जो टॉक्सिन होता है वो कौन सा होता है, बिनोले में जो टॉक्सिन होता है वो होता है गोसीपाल। बिनोले में जो टॉक्सिन या हानिकारक या जहरीला जो तत्व होता है वो तत्व कौन सा होगा, वो तत्व होगा गोसीपाल। कौन सा तत्व होगा, गोसीपाल तत्व होगा। अगला सवाल है हमारा, दूध में किस तत्व की कमी होती है। दूध में किस तत्व की कमी होती है बताना है आपको, आयरन की, कैल्शियम की, फास्फोरस की या कोई नहीं। दूध में किस तत्व की कमी होती है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या कोई नहीं। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या कोई नहीं। जिसने आयरन जवाब दिया, कैल्शियम जवाब दिया है गलत है, कैल्शियम तो बहुत मात्रा में होता है। आयरन जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो दूध होता है उसमें आयरन नहीं पाया जाता, आयरन या लौह तत्व उसमें नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, दूध में किस तत्व की कमी होती है, इकलौता एक ऐसा तत्व है आयरन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, केमिकल फॉर्मूला उसका Fe होता है, Fe होता है, और उसको हिंदी में लौह तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौह तत्व बोला जाता है। तो दूध में किस तत्व की कमी होगी, आयरन तत्व की कमी होगी। अगला सवाल है हमारा, दूध देने वाली गाय को किस तत्व की आवश्यकता होती है। जो गाय दूध देती है उसको सबसे ज़्यादा किस तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए अब जल्दी से, कमेंट करिए और बताइए कि जो दूध देने वाली गाय है उसमें किस तत्व की कमी होगी। जिसने जवाब दिया है बी, क्या होगा, दूध देने वाली गाय में किस तत्व की आवश्यकता होगी, कमी नहीं आवश्यकता। दूध देने वाली गाय को कौन सा तत्व ज़्यादा देवें ताकि दूध उत्पादन बढ़े, तो कैल्शियम तत्व, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम तत्व होता है। और जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है कैल्शियम, और कैल्शियम तत्व हमें जो दूध देने वाली गाय है उसको ज़्यादा देना चाहिए, कैल्शियम तत्व उसको ज़्यादा देना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, देखो वो जो सवाल था वो पीछे से ड्रैग करके इधर आ गया है। सवाल था ट्रोकार कैन्यूला किस रोग में उपयोगी है। ट्रोकार कैन्यूला किस रोग में उपयोगी है। ऑप्शन ए आफरा, ऑप्शन बी FMD जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन सी गलगोटू, और ऑप्शन डी तीवर्षा। बताइए जल्दी से, A, B, C या D कौन सा जवाब सही होगा, A, B, C या D। A, B, C या D, आफरा, FMD, गलगोटू, तीवर्षा। जिसने जवाब दिया है ट्रोकार कैन्यूला का आफरा बिल्कुल सही जवाब है आपका।
जो ट्रोकार कैन्युला है वो ट्रोकार कैन्युला किस में काम आता है? आफरा में। जब पशु को आफरा आ जाता है तो ट्रोकार कैन्युला को उसके पेट में घुसाया जाता है और उससे गैस निकाल दी जाती है और पशु थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीस में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। खीस में प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 17% और ऑप्शन डी 24%। बताइए जल्दी से, खीस में प्रोटीन की मात्रा 7%, 10%, 17% या 24%। अब जिसको खीस नहीं पता वो बता देता हूँ मैं पहले। देखो खीस क्या होता है, जब गाय या भैंस या बकरी या जो भी पशु है वो जब बछड़ा देता है तो कुछ समय तक यानी 3 से 4 दिन तक उसमें जो दूध प्राप्त होता है उस दूध में प्रोटीन की मात्रा और बहुत सारे केमिकल जो होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और वो गाढ़ा होता है, वो बहुत पौष्टिक होता है। और पशु जो होता है ना, जो नया बछड़ा, उसको पिलाने के लिए ही ये मुख्य होता है। तो जो खीस होता है वो, अब पता नहीं सामान्य भाषा में आप उसको क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, लेकिन जब नवजात बछड़ा पैदा होता है तो कुछ समय तक जो दूध निकलता है वो बहुत गाढ़ा होता है और वो गाढ़ा दूध जो होता है वो खीस कहलाता है। उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वो चीज़ बतानी है आपको कि खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, 7, 10, 17 या 24। जिसने सी वाला ऑप्शन दिया है 17% बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होगी, वो होगी लगभग 17%। 17% मात्रा पाई जाती है। और खीस से रिलेटेड और सवाल बता देता हूँ। खीस में पाए जाते हैं प्रतिरोधक तत्व। कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं जो खीस जो बछड़े को नए रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और इसीलिए खीस को जो पशु जब बच्चा देता है तो लगभग 4 से 5 दिन तक उसको या 10 दिन तक उसको क्या होता है, खीस निकलता है उसके दूध से, या उसका जो दूध होता है वो खीस कहलाता है। अगला सवाल है, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है या कम समय में पकने वाली अरहर की किस्म है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है उपास 120, ऑप्शन बी है पूसा अगेती, ऑप्शन सी है प्रभात और ऑप्शन डी है टाइप 121। बताइए जल्दी से, कम समय में या सबसे पहले पकने वाली फसल कौन सी होगी? कम समय में या सबसे पहले? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है उपास 120 बिल्कुल सही जवाब है। उपास 120 किस्म जो है वो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है या सबसे पहले पक जाती हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले विकसित की गई बाजरा की संकर किस्म है। अब बाजरे की संकर किस्म पूछी है आपसे यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा RCB 2, ऑप्शन बी है हमारा HB फर्स्ट, ऑप्शन सी है हमारा WCC 75 और ऑप्शन डी है हमारा MH 179। बताइए जल्दी से, RCB 2, HB 1, WCC 75 या MH 179। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ABCD लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला HB फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। जो HB फर्स्ट वैरायटी है वो किसकी है? बाजरे की पहली संकर किस्म है। HB फर्स्ट किसकी है? बाजरे की पहली संकर किस्म है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सबसे कम गहराई से पानी निकालने का सिंचाई साधन है। सबसे कम गहराई से पानी निकालने का सिंचाई साधन पूछा है यहाँ पर। वापस से देखिए, साउंड प्रॉब्लम होगी। सबसे कम गहराई से पानी निकालने के लिए सिंचाई का अच्छा साधन माना जाता है। ऑप्शन ए चरस, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी बेड़ी जिसको दोलन बास्केट के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन डी है पंप सेट। कम गहराई से पूछा गया है यहाँ पर। कम गहराई का मतलब सबसे ऊपर जो पानी होगा उसको निकालने के लिए चरस, रहट, दोलन बास्केट या पंप सेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है बेड़ी या दोलन बास्केट बिल्कुल सही जवाब है। जब पानी सबसे ऊपर होता है तो उसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसको निकालने के लिए बेड़ी या दोलन बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे जब गहरा होता है पानी तो उसमें किसका किया जाता है? उसमें पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो दोलन बास्केट या बेड़ी कैसे होती है, जो भी जलाशय होता है
ये कोई छोटा सा तालाब है या कोई खड्डा है जिसमें पानी भरा है, वहाँ से पानी उठाने के लिए क्या करते हैं, एक डंडा होता है, उस डंडे के ऊपर एक आड़ा डंडा लगाया जाता है, एक तरफ लगाया जाता है बेड़ी या टोकरी और दूसरी तरफ लगाया जाता है रस्सा या रस्सी। फिर आदमी यहाँ पर खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद में इस रस्सी को खींचता है, इस रस्सी को ऊपर धकेलता है, तो ये जो टोकरी होती है ये पानी में गिर जाती है और भर जाती है। फिर ये इस रस्सी को खींचते ये ऊपर उठ जाती है, फिर इसको घुमा के वहाँ पर जहाँ पर जल क्षेत्र या पानी की नाली होती है उस पर इसको खाली कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोलन बास्केट या दोलन टोकरी इस्तेमाल में ली जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है सबमर्सिबल पंप किस स्थिति में कार्य करता है। देखिए सबमर्सिबल पंप किस स्थिति में कार्य करता है। ऑप्शन ए है हमारा पानी के अंदर, ऑप्शन बी है पानी के बाहर, ऑप्शन सी पानी आधा पानी में आधा बाहर या आधा पानी में, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से कहाँ पर कैसे कार्य करेगा ये जो सबमर्सिबल पंप होता है। जिसने जवाब दिया है पानी के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो मोटर होती है, ये सबमर्सिबल मोटर होती है, ये क्या करती है, ये पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है, पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है और वहाँ पर ये काम करती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो आपका कूलर होता है उसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो क्या रहती है, वो पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है। तो उस प्रकार से आपको रिलेट करके याद रख सकते हो कि सबमर्सिबल पंप जो होता है वो पूरा पानी के अंदर डूबा रहता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है संसार की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है। संसार की पहली या विश्व की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है। ऑप्शन ए पूसा बासमती 1, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी जया और ऑप्शन डी जगन्नाथ। बताइए जल्दी से पूसा बासमती 1, पद्मा, जया या जगन्नाथ। ABCD। जिसने पूसा बासमती 1 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा बासमती किस्म है वो संसार की सबसे पहली सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर संकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। संकर चावल हाइब्रिड राइस का सर्वाधिक या व्यापारिक रूप से उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर चालू हुआ। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए जल्दी से भारत में, चीन में, जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में संकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, बताना है आपको। भारत, चीन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसने जवाब दिया है इसका चीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो संकर चावल या हाइब्रिड राइस है वो सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुआ था, चीन में ही विकसित हुआ था और उसका व्यावसायिक उत्पादन भी कहाँ पर विकसित हुआ था, उसका व्यावसायिक उत्पादन भी सबसे पहले चीन में ही प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है संकर मक्का की बीज दर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैंने भी इसको लगभग 3 या 4 बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि संकर मक्का जो होती है उसकी बीज दर क्या है। तो आपको बतानी है संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा। संकर मक्का की सीड रेट बतानी है आप। जिसने 20 से 25 किलोग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संकर मक्का या हाइब्रिड मेज होता है उसकी जो सीड रेट होती है वो 20 से 25 किलोग्राम मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 20 से 25 किलोग्राम मानी जाती है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, चाहे जेट हो, ICR हो, BHU, PAT हो या ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर आती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, भूलिए मत इनको। अगला सवाल देखिए क्या है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी अंडा और ऑप्शन डी है हमारा तिलहन। बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी बताइए। रजत क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न, अंडा, तिलहन या कृषि का संपूर्ण विकास। जिसने जवाब दिया है अंडा, बिल्कुल सही जवाब है। जो रजत क्रांति का संबंध है वो किससे माना जाता है, अंडा उत्पादन से माना जाता है। अंडा उत्पादन से माना जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर रेतीली व टीलेदार भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है।
रेतीली व टीलेदार भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। अब इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको रेगिस्तान में पूछ रहा है वो, क्योंकि रेत तो रेगिस्तान में होती है और टीले भी वहीं होते हैं, मिट्टी के टीले। तो वहाँ पर जो भूमि की सर्वोत्तम सिंचाई विधि मानी जाती है वो कौन सी होगी। ऑप्शन ए प्रवाह विधि, ऑप्शन बी थाला विधि, ऑप्शन सी क्यारी विधि और ऑप्शन डी है हमारा फव्वारा विधि। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। रेगिस्तान में टीलेदार के लिए कौन सी जवाब होगी, कौन सी विधि होगी। थाला नहीं आएगा इसमें, थाला विधि नहीं आएगी, इसमें आएगी फव्वारा विधि। जो दे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। जो रेगिस्तान में टीलेदार भूमि होती है वहाँ पर हम फव्वारा विधि का इस्तेमाल करते हैं, फव्वारा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी विधि का, फव्वारा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है, रेतीली मृदाओं में किस प्रकार के मृदा प्रोफाइल पाए जाते हैं। रेतीली मृदाओं में किस प्रकार के मृदा प्रोफाइल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कम गहरे, ऑप्शन बी बहुत गहरे, ऑप्शन सी उथले और ऑप्शन डी सतही यानी कि सतह के ऊपर। बताइए जल्दी से, मृदा प्रोफाइल, मृदा का काट पूछा है यहाँ पर, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। रेतीली मृदाओं में किस प्रकार का मृदा प्रोफाइल पाया जाता है। जिसने बहुत गहरा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो रेतीली मृदा होती है उसकी जो गहराई होती है वो बहुत गहरी होती है, जो गहराई होती है रेतीली मृदा की वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, रेगिस्तान का राजा किंग ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। रेगिस्तान का राजा या किंग ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए रोहिड़ा, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी खेरी और ऑप्शन डी आग। खेरी को हम खेर के नाम से भी जानते हैं, एक कंटीली झाड़ीनुमा संरचना होती है। बताइए जल्दी से क्या होगा। रेगिस्तान का राज्य वृक्ष तो रेगिस्तान का, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो तो क्या है, वो तो है खेजड़ी। और जो किंग ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान का राजा है वो कहलाता है खेरी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में केर पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपको रिलेट करके समझ सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेटिंग व स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, रेटिंग व स्ट्रिपिंग क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा अरंडी, ऑप्शन बी है हमारा जूट, ऑप्शन सी है हमारा गन्ना और ऑप्शन डी है हमारा मक्का। बताइए जल्दी से, अरंडी, जूट, गन्ना या मक्का। रेटिंग व स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है। अरंडी, जूट, गन्ना या मक्का। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला जूट, बिल्कुल सही जवाब है। जो जूट होती है उसमें हम क्या करते हैं, जूट को अलग करने के लिए और उसके जो रेशा होता है उसको सही करने के लिए, सुव्यवस्थित रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेटिंग और स्ट्रिपिंग नामक दो क्रियाएं करते हैं। तो रेटिंग और स्ट्रिपिंग का ध्यान रखना है आपको, जूट। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी है हमारा सीरिया और ऑप्शन डी है हमारा अमेरिका। बताइए जल्दी से, धान नहीं होगा यहाँ पर, मिस प्रिंट हो गया, धान नहीं आएगा यहाँ पर। रेशे के लिए उगाई गई अलसी का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। बताइए जल्दी से, रेशे के लिए उगाई गई अलसी का उत्पत्ति स्थान। जिसने सीरिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अलसी है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, अलसी का उत्पत्ति स्थान सीरिया को माना जाता है। किसको माना जाता है, सीरिया को माना जाता है। तो रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, सीरिया। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। ऑप्शन ए भूरी क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन डी नीली क्रांति। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में अग्रणी है, या राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो आप। बताइए किस क्षेत्र में अग्रणी है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है पीली क्रांति, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, पीली क्रांति के संबंध में। पीली क्रांति का मतलब क्या होता है, पीली क्रांति का मतलब होता है तिलहन उत्पादन से। और राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो तेल वाली फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तेल वाली फसलें होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए राजस्थान क्या है, अन्य राज्यों से तिलहन क्षेत्र में ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन होता है वो भी हमारे राजस्थान में ही होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर होता है। तो आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में किस तिलहनी फसल का उत्पादन होता है, तो आपको
सरसों पे राइट करना है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भारत में सरसों का उत्पादन कहाँ होता है तो राजस्थान राइट करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जिसको बोलते हैं RCDF कहाँ स्थित है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में और ऑप्शन डी है हमारा बूंदी। बताइए जल्दी से, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जिसको RCDF बोलते हैं कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या बूंदी? आंसर देना है आपको। जिसने जयपुर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है वो कहाँ पर है? वो जयपुर जिले के अंदर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के पश्चिमी व उत्तर में थार का रेगिस्तान स्थित है, जो राजस्थान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आप घबरा गए। क्वेश्चन तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो कितना है, रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। राजस्थान का कितना भाग है वो रेगिस्तान कहलाता है? राजस्थान का कितना भाग रेगिस्तान है बताइए जल्दी से, 61, 55, 70, 80 बताइए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 61% भाग बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान राज्य के पश्चिमी व थार का जो रेगिस्तान है वो लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है, और इसको जो डिवाइड करता है रेगिस्तानी क्षेत्र को और अरेगिस्तानी क्षेत्र को वो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, जो एक तरफ तो रह जाता है रेगिस्तान और दूसरी तरफ रह जाता है बिना रेगिस्तान वाला या अशुष्क क्षेत्र या बिना शुष्क क्षेत्र या सिंचित क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम क्या है? अभी मैंने बताया है आपको, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी है हमारा हिमालय। बताइए जल्दी से, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम क्या है? राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है अरावली बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल देखिए क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, और आप कहीं भी कोई सा भी एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब दोगे तो उसके लिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सही जवाब देना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, 30 मार्च को, 2 मई को या 10 अक्टूबर को? बताइए जल्दी से, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 30 मार्च, 2 मई या 10 अक्टूबर? राजस्थान दिवस बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है 30 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय कृषि मंत्री, जिसका गठन किया गया था, तो बताना है आपको। जो ICAR है वो उसकी स्थापना पूछी है यहाँ पर, ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो ICAR की 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1948 को, 16 जुलाई 1965 को या 16 जुलाई 1932 को? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ICAR की स्थापना दिवस बताना है आपको, स्थापना कौन से सन में हुई थी? बताइए ABCD, सिर्फ ABCD कमेंट करिए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 1929 बिल्कुल सही जवाब है। जो ICAR की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1929 में हुई थी। अब देखिए ICAR से रिलेटेड मैं 3-4 आपको क्वेश्चंस और बता देता हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ICAR का अध्यक्ष होता है, ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ICAR का अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR का अध्यक्ष होता है। फिर दूसरी बात यह है, ICAR की फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चरल होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर उसके बाद में दूसरा ये है,
आपको स्थापना दिवस पूछ ले या आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, आईसीआर दिवस पूछ ले तो आईसीआर दिवस को कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। आईसीआर दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। 16 जुलाई के दिन आईसीआर की स्थापना हुई थी। या आपको ये पूछ ले कि जो आईसीआर है वो कौन से सन में स्थापना हुई थी, तो 1929 इसका राइट आंसर होगा। और आईसीआर कहाँ पर है, आईसीआर आप जानते हो सब नई दिल्ली में है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआर से आएगा, क्योंकि भारत की जो सबसे मजबूत कड़ी है या सबसे जो कृषि की जो जड़ है, जहाँ जिस संस्था के बिना कृषि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भारत में, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आईसीआर। क्योंकि आईसीआर जो चाहेगा भारत में वही होगा। सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला कंट्रोल बॉडी है वो ये है आईसीआर। तो ध्यान रखना, आईसीआर से एक सवाल पूछा जाएगा। बीएचयू के या आईसीआर के जो एग्ज़ाम है ना, उसमें तो आता ही आता है ये कंफर्म, और जेट में भी पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब इस सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि भारत का स्थायी भोजन है। दोनों का जवाब एक ही होगा। बताइए जल्दी से, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल को खाया जाता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल। जिसने चावल जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी फसल है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल को माना जाता है। कौन सी फसल को माना जाता है, चावल की फसल को भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल माना जाता है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को खाया जाता है, खाद्यान्न फसलों में खाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों में चावल को खाया जाता है। जी हाँ, चावल को खाया जाता है, गेहूँ को नहीं खाया जाता है। गेहूँ को विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो पूछ ले कि भारत का स्थायी भोजन कौन सा है, तो चावल है, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग। सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये जो पंजाब और थोड़ा सा गुजरात है, गुजरात पूरा, यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूँ खाते हैं। बाकी संपूर्ण भारत में लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लोग जो राजस्थान के लोग हैं वो सीधा ये सोचेंगे भारत में तो यार सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं, वो सीधा आंसर करेंगे टिक गेहूँ पर। गेहूँ नहीं होगा, चावल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, भारत में लेंटाना कैमरा किस देश से आयातित खरपतवार है। लेंटाना कैमरा एक विशेष प्रकार का खरपतवार है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसको जब पहले लाया गया था तो इसका पर्पस था सजावट। क्या पर्पस था इसका, सजावट के लिए इस पौधे को लाया गया था। लेकिन बाद में ये इस तरह से फैला और फैलते फैलते इसने पूरी जो खरपतवार की जो जातियाँ हैं उन सबको इसने नुकसान पहुँचाया। खरपतवारों को नुकसान पहुँचाने जो फसलों को नुकसान पहुँचाया, और फसलों को इतना नुकसान पहुँचाया कि आज ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। तो बताना है लेंटाना कैमरा जो है इसको किस देश से मंगाया गया था। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मैक्सिको जिसको हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है हमारा चीन। बताइए जल्दी से, लेंटाना कैमरा किससे मंगाया गया था। जिसने ऑप्शन बी मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका नाम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। भारत में लेंटाना कैमरा किस देश से आयातित है, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका से। तो मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका से इसको मंगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना इसको ध्यान से। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में गोबर की खाद बनाने के लिए कौन सी विधि प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हीप विधि, ऑप्शन बी डीप विधि, ऑप्शन सी नाली विधि और ऑप्शन डी क्यारी विधि। बताइए जल्दी से, गोबर की खाद बनाने के लिए कौन सी विधि प्रचलित है, हीप, डीप, नाली या क्यारी। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है हीप विधि, बिल्कुल सही जवाब है। हीप का मतलब होता है ढेरी विधि। या जब हम पशु पालते हैं तो पशु का जो गोबर होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक साथ एक ढेर पर एक ही जगह डालते जाते हैं और वो क्या हो जाता है, ढेर हो जाता है। इसी तकनीक से हम क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो सड़ जाता है और गोबर बन जाता है। और फिर उसके बाद में हम उसको कहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हीप विधि है, ध्यान रखना। गोबर की खाद बनाने की कौन सी विधि प्रचलित है, हीप विधि प्रचलित है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है। भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है।
ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी और ऑप्शन डी है हमारा उत्तरी दक्षिणी। बताइए जल्दी से, भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून या उत्तरी दक्षिणी मानसून। जिसने जवाब दिया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्दियों में जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है, तो सर्दियों की जो बरसात होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये मावट बरसात को उत्पन्न करता है। किसको? मावट को। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, तो सर्दियों में होने वाली बरसात को हम कहते हैं मावट। मावट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है। ज्वार का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन ए 8.5 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन बी 9.5 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन सी 70.5 मिलियन हेक्टर और ऑप्शन डी 11.5 मिलियन हेक्टर। बताइए जल्दी से ज्वार का कुल क्षेत्रफल। फिर ज्वार से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। क्षेत्रफल बताना है आपको ए बी सी डी। कौन सा होगा इसका जवाब? ए बी सी या डी? भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला 11.5 मिलियन हेक्टर, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है 11.5 मिलियन हेक्टर। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चंस इसमें जो ज्वार है, ज्वार का सबसे पहले तो आपको वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए, सोरगम बाइकलर होता है, ठीक है। ग्रेमिनी कुल की एक फसल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैमल क्रॉप या ऊंट फसल किसको कहते हैं, तो ज्वार को कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्वार को? क्योंकि देखो ज्वार में एक खासियत होती है कि जब तक इसको सिंचाई जल मिलता है और अनुकूल वातावरण की परिस्थितियाँ मिलती है तब तक ये अपनी बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत स्पीड से करता है। और जब इसको ये ऐसी वातावरणीय परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, बरसात नहीं होती है, सिंचाई जल की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी गति को करता रहता है और स्पीड कम कर लेता है और रुक जाता है। और फिर जैसे ही वापस इसको पानी मिलता है वापस से ये क्या कर लेता है, वापस से अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। और ये इसकी सूखा सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊँट की भी सूखा सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इन दोनों को क्या करते हैं, इसीलिए इन दोनों को रिलेट करके बताया गया है कि जो ज्वार की फसल होती है उसको ऊँट फसल या कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो पशुओं के चारे वाली फसल है, उसमें जो मुख्य फसल है वो मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है। तो चारे के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। और दूसरी बात यह है कि चारे के लिए अगर बीज दर पूछी जाती है आपसे कि ज्वार की 1 हेक्टर में फसल उगाने हेतु या चारे की फसल उगाने हेतु कितनी सीड रेट होगी, तो 40 किलोग्राम राइट आंसर है। राइट आंसर 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम करना है आपको सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होती है हमारी। न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजाना ऐसी 4 क्लासेस लगती हैं, जिसमें से एक बायो की होती है, एक एग्रीकल्चर की होती है, एक जेट का ओल्ड पेपर सॉल्व करवाते हैं, एक BHU का ओल्ड पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो आप ICR के स्टूडेंट हो या CGPAT या PAT के स्टूडेंट हो तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सबका सिलेबस सेम है। और CGPAT और PAT का पेपर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कल से सॉल्व करेंगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी आपको ऑनलाइन करवाई जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है? वापस देख लीजिए, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा लेंटाना कैमरा, ऑप्शन बी है हमारा गाजर घास, ऑप्शन सी है हमारा नागफणी और ऑप्शन डी है हमारा जलकुंभी। ये चारों ही क्या है, ये चारों ही खरपतवार हैं। और इन चारों में से जो जलकुंभी है, लेंटाना कैमरा है, इनको और नागफणी, इनको क्या किस लिए लाया गया था? इनको मुख्य रूप से लाया गया था सजावटी पौधों के रूप में, क्योंकि ये दिखने में सुंदर लगते थे, लेकिन ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय खरपतवार की समस्या बन चुके हैं। तो इसका जवाब दीजिए, जाइगोग्रामा बाइकलराटा को हम नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे?
जिसने बी जवाब दिया है गाजर घास, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो गाजर घास होती है, गाजर घास को हम बोलते हैं कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। किस घास के नाम से जानते हैं? कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस होता है। इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। और इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि जो गाजर घास के बीजों के संपर्क में या पौधे के संपर्क में आने पर मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो गाजर घास के बीजों के संपर्क में अगर मनुष्य की त्वचा आ जाती है तो उस पर एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने बता दिए, फिर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो मित्र कीट है वो गाजर घास को नियंत्रित करता है। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कांग्रेस ग्रास। इस पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। फिर दूसरा बात यह है कि अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो संपर्क में आ जाता है, जो स्किन संपर्क में आ जाती है तो क्या हो जाता है? तो एलर्जी हो जाती है या फिर खुजली रोग हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है। भारत में कितने प्रतिशत औसत वार्षिक वर्षा होती है बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है हमारा 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त कोई नहीं। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1 व 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत ए, बी, सी और डी, 120, 1200, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा। जिसने जवाब दिया है 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो कैसे, भारत की जो वार्षिक वर्षा होती है वो अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 120 होगी। सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में डेटा पूछ लिया जाए कि भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 120 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे मिलीमीटर में डेटा पूछ लिया जाए तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 1200 मिलीमीटर। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कैसे भी वो सवाल पूछ सकता है। वो तो आपको क्वेश्चन तो ईजी होगा लेकिन वो आपको ऐसा घुमा के पूछेगा कि आपको जो सवाल याद होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और ज़्यादा सशक्त हो सके। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता तो सबको था, तो सब आप देखते भारत में औसत वार्षिक वर्षा, ऑप्शन पहला 120 सेंटीमीटर, इसको राइट कर देते हैं। लेकिन नीचे इसी का दूसरा छोटा भाई है, चचेरा भाई, वो दिया गया है 1200 मिलीमीटर। ये दोनों भाई हैं तो आंसर सी वाला सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किस फसल में किया जाता है? भारत में सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किस फसल में किया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, और ऑप्शन डी है हमारा मूंगफली। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उर्वरक पूछा है, सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग, ना कि कीटनाशी या रोगनाशी। तो उर्वरक प्रयोग बताना है किस फसल में होता है, गेहूं में, धान में, चना में, या फिर मूंगफली में। बताइए जल्दी से, गेहूं, धान, चना या मूंगफली। ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन गेहूं गलत जवाब है, लेकिन जिसने धान जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो किस फसल में करते हैं? धान की फसल में करते हैं। तो ध्यान रखना, धान की फसल में सबसे ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशी नहीं है, उर्वरक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और उर्वरक की जहाँ पर बात आती है इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो बताइए भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी डीएपी, ऑप्शन सी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और ऑप्शन डी केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको हम किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है या केन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा होगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है यूरिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है वो कौन सा है? सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। ये एक कार्बनिक उर्वरक होता है और इसी के साथ ये एक एमाइड उर्वरक भी होता है और सफ़ेद दानेदार रूप में होता है। किस रूप में होता है? सफ़ेद दानेदार रूप में होता है। हमेशा पर्णीय छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्णीय छिड़काव, दानों को छिड़का जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल आता है। कौन कौन से आते हैं वापस सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले पूछेगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो 46% होगी। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा यूरिया कौन सा उर्वरक है, तो यूरिया कार्बनिक उर्वरक है या एमाइड उर्वरक है। फिर इसके बाद में पूछेगा जो यूरिया होता है वो
किस रूप में होता है, तो ठोस रूप में होता है। सफ़ेद कलर की जो होती सफ़ेद कलर की ठोस गोलियां होती हैं छोटी छोटी, उस रूप में पाया जाता है। फिर पूछेगा पर्णीय छिड़काव इसका हमेशा किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक भी यूरिया ही है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कल मैंने पूछा था राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो राजस्थान का आंसर होगा कुएं। अब भारत की सिंचाई बताइए, नहर, कुओं, तालाब या नलकूप? बताइए जल्दी से, नहरों, कुओं, तालाबों या नलकूपों से भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होगी? नहरों से, कुओं से, तालाबों से या नलकूपों से? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है नहरें, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो किससे होती है? नहरों से होती है। तो जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नहरी क्षेत्रफल ज़्यादा है और नहरें होती हैं। और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग और यूपी का कुछ भाग, वहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है। राजस्थान से पूछ ले तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? आंसर कुएं हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? और उत्पादन के साथ साथ आप क्षेत्रफल वाले शब्द को भी जोड़ लो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हमारा बिहार। तो बताइए भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? राजस्थान या बिहार? जिसने जवाब दिया है भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन का राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जेट में तो ये बार बार पूछा ही जाएगा आपसे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? केला, नींबू वर्गीय फल, आम या पपीता? बताइए जल्दी से, केला, नींबू वर्गीय, आम या पपीता, किस फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? केला, नींबू वर्गीय फल, आम या पपीता? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है, से वाला जवाब दिया है, सर्वाधिक आम का, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसका है? आम का है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। और इससे रिलेटेड और सारे सवाल हैं, जैसे इसको ऑस्ट्रेलिया ड्रुप कहते हैं फल का प्रकार, और इसका खाने वाला भाग है वो मीजोकार्प है, मध्य फल वित्ती है, और आम को फलों का राजा भी कहते हैं, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए अब एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ आपको, बहुत ही जल्दी हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, टॉपिक वाइज, जिसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे। सपोज दैट आप सुबह एग्रीकल्चर की क्लास ले रहे हो तो सुबह आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सपोज दैट वीट पढ़ा दिया आपको, तो वीट से रिलेटेड यानी गेहूं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ही क्लास में सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपका वहाँ पर एक बार आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली, फिर उसके बाद में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि उससे बाहर कोई सवाल जाएगा। फिर जैसे वीट हो गया, फिर वीट के बाद में केला हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, या फिर जैसे कोई दूसरा टॉपिक है, जैसे राजस्थान के जलवायु खंड है या भारत में कृषि की स्थिति है, इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव बनाकर एक ही क्लास में आपको हल करवा दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज हल करवा दिए जाएंगे। और जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी जैसे सेल बायोलॉजी है तो कोशिका है तो कोशिका से रिलेटेड सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में कोशिका के अलावा जो दूसरे कोशिकाएं हैं उनसे रिलेटेड आ जाएंगे। इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको क्या करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी कुछ समय बाद आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप टेस्ट सीरीज में ज़्यादा आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। मेरा यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब एग्ज़ाम में देने बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कम से कम 20,000 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, 20,000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इसका मतलब उनमें से आएगा जो। तो रोज़ के मैं आपको लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस करवाता हूं। अभी तो 200 से ज़्यादा करवा रहा हूं। ICAR BHU के एग्ज़ाम PAT के और जेट के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करवा के अगर टोटल मिला लिया जाए तो लगभग आप रोज़ के 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो 300 इंटू अगर आप 300 इंटू 30 करते हो तो एक महीने में कितने होते हैं? एक महीने में लगभग 9,000 क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। 9,000 क्वेश्चंस जो आदमी एक महीने में सॉल्व कर रहा है वो कहाँ पर जाएगा, उसकी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और प्लीज़
थोड़ा सा सपोर्ट इस लाल वाले बटन को, जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर भी दिखाइए, इसको भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी क्लासेस आपको मिल सके। अगला सवाल क्या है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? वहाँ पर अलग फसलें थी, देखिए वहाँ पर क्या क्या फसल थी, वहाँ पर जो फसलें थी फल था वहाँ पर। भारत में सर्वाधिक किस फल का क्षेत्रफल है? तो फल में तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पूछा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो फल में तो आम है, अब फसल बताना है बाजरा, चावल, मक्का या कपास। बताइए जल्दी से, बाजरा, चावल, मक्का या कपास। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है चावल, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल की फसल का है। चावल की फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक माना गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक कीटनाशी। अब देखो पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, भारत में सबसे अधिक उर्वरक। तो उर्वरक सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? उर्वरक मैंने पहले बताया था आपको, उर्वरक करते हैं धान की फसल में। अब पूछा है कीटनाशी, तो कीटनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं? बताइए जल्दी से, कपास में, गन्ना में, सोयाबीन में या फिर धान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक कीटनाशी किस फसल में प्रयोग किया जाता है? कपास, गन्ना, धान या सोयाबीन। जिसने जवाब दिया है कपास, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे अधिक कीटनाशी हम इस्तेमाल करते हैं, भारत में सबसे अधिक कीटनाशी का इस्तेमाल किया जाता है कपास की फसल में। किस में किया जाता है? कपास की फसल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कीटनाशी पूछिए तो कीटनाशी या रोगनाशी कपास में होंगे, और उर्वरक पूछिए आपसे तो उर्वरक का जवाब होगा धान। ठीक है, कपास मालवेसी कुल का पादप है। कपास के अलावा एक भिंडी है जो भी मालवेसी कुल का पादप है। ये दो ही ऐसी फसलें हैं जो मालवेसी कुल में आती हैं, जो हमारे सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारी आती है, लेकिन जेट ICAR BHU के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कपास और भिंडी, इन दोनों का कुल वो आपसे जरूर से जरूर पूछेगा। कपास और भिंडी दोनों ही मालवेसी कुल के पादप हैं, जरूर से पूछेगा वो आपको जरूर से पूछेगा कपास या भिंडी का कुल बताइए। तो जब आप क्वेश्चन आप देखो तो उस समय आप याद कर लीजिएगा, इम्पीरियल एग्रो क्लासेस में सुना था या पढ़ा था। अगला सवाल क्या है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, फिर उसके बाद में JNKVV जबलपुर, फिर UAS बेंगलोर। अब मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर दीजिए फिर बताऊंगा मैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बताइए जल्दी से, 1960 में कहाँ पर खुला था? जिसने जवाब दिया है GBPUAT, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? पंतनगर में। और पंतनगर, जब ये यूनिवर्सिटी 1960 में बनी थी तब पंतनगर था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में था। फिर जब दो अलग अलग राज्य हुए, उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना और उसका नाम हो गया उत्तरांचल। क्या हो गया? उत्तरांचल। और जो आज का उत्तराखंड है, आज उत्तराखंड को जिस नाम से आप जानते हो वो ही इतिहास का क्या है? वो ही इतिहास का उत्तरांचल है। तो उत्तराखंड ही उत्तरांचल है, और उत्तराखंड के अंदर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ गए। अब अगर आपको वहाँ पर उत्तरांचल ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, अगर आपको उत्तराखंड ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, अगर आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन मिल जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों है, तो फिर आपको चूज करना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है अभी पंतनगर जो सिटी है, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन वो जानबूझकर पूछेगा। वो आपको ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा आपको वो उत्तराखंड, फिर दूसरा देगा उत्तरांचल, फिर तीसरा देगा A और B दोनों, और चौथा देगा आपको उत्तर प्रदेश। तो जब जो पुरानी किताबें हैं, जो पुराना डाटा है उसमें तो अभी तक क्या छपा हुआ है? अभी तक उसमें उत्तर प्रदेश ही छपा हुआ है। तो आप अपने जो नोट्स हैं उसको अपडेट करिए। उत्तराखंड में नहीं है वो, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है वो, उत्तराखंड के अंदर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो आगे बताऊँगा। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा 1964-65, ऑप्शन बी है हमारा 1966-67, ऑप्शन डी है हमारा 1969-70 और ऑप्शन डी है हमारा 70-71। बताइए जल्दी से ABCD। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1964-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80। बता दीजिए।
जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 1966-67 बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1966-67 में। कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बताना है आपको। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए है हमारा चावल, ऑप्शन बी है कपास, सी गेहूं और डी मक्का। कुछ स्टूडेंट कल इस क्वेश्चन पर थोड़ा कमेंट भी आया था कि वहाँ पर प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव में सर वहाँ पर दाल वाली फसलें होंगी, तो दाल वाली फसलें नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था, उत्पादन बहुत कम था और उस उत्पादन को बढ़ा दिया गया, तो राइट आंसर गेहूं ही होगा, दाल वाली फसल नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। बिल्कुल आपको 4-5 बुक से डाटा वेरीफाई करके फिर ही आपको सवाल पढ़ाया जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। जिसने से जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। क्लास आज थोड़ी मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश की है। पिछले 2 दिन जो क्लास लगी थी उसमें बच्चे बहुत कम थे। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आपको कमेंट करके लाइव चैट बॉक्स वाले बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है और बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप ऐसी क्लासेस और देखना चाहते हो तो कमेंट करना कि सर हाँ कंटिन्यू ये क्लास चलती रहने दो, या इसको और बढ़ाओ, या इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ाओ, या आपकी जो भी राय है वो राय आप दे सकते हो। आपको कमेंट करना है। अगर जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को, उसके नाम को कल मैं लाइव क्लास में लूँगा। ठीक है, तो कमेंट अच्छा करना है, अच्छा कमेंट करना है और उसके कमेंट को मैं पिन भी करूँगा। ठीक है, पिन दैट मीन्स उसके कमेंट को मैं मार्क कर दूंगा, फिर वो कमेंट सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप पहली बार ये ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो क्लास का जो समय है हमारा, वो क्लास का समय है रोजाना शाम को 7 बजे। ठीक है, रोजाना शाम को 7 बजे इसी चैनल पर इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन स्टडी भी करते रहिए और घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अभी घर पर ही सुरक्षित रहिए। थैंक यू।